आदमी सकता है जिसने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है। जो एप्स्टीन फाइल में अपना नाम दर्ज करा सकता है वो तो वहां जा सकता है मंत्रालय में और ऊपर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। जो एप्स्टीन फाइल में अपना रिकॉर्ड नहीं दे सकता उसको रगड़ दिया जाएगा, सद्दाम हुसैन की तरह। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए, इससे पहले वाले को हैं, फिर इराक वाले को, फिर ईरान वाले को। ये जितना भी हो रहा है हमास में, जो हो रहा है, जो रशिया कर रहा है, जो यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन वाले का भी नाम नहीं। तो जिनका नाम एप्स्टीन में नहीं आएगा, जो मांस नहीं खा सकते इंसान का, जो बलात्कार नहीं कर सकते बच्चियों का, जो वहशीपने पे अपनी उस लेवल पर नहीं जा सकते, जो अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रख सकते, उनके लिए स्पेस नहीं है सत्ता में। तो अब हम लोगों के पास चॉइस बची क्या? क्योंकि वो तो पता हो गया, ये तो डिक्लेयर हो गया। देखो आज तक के इस यात्रा में जो मोर्चे ने जोर लगाया, लोगों को समझाया, और बल्कि मैं सिर्फ मोर्चे का नाम नहीं लूँगा, इसका महिमा मंडन नहीं करूँगा, बहुत से लोगों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को खूब समझाया जो नई मोर्चे से जुड़े थे, या मोर्चा जस्ट एक सिंबॉलिक मैं बोल रहा हूँ। तो इतने लोगों ने जो अपने अपने लेवल पर अपने समाज और अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाने की जो लड़ाई लड़ी है, उससे बहुत से लोगों को समझ आ गया है। अब दो चीजें रहती हैं कि समझाना और फिर वापस उसके ऊपर काम करना। क्यों? आप में से कितने लोग हैं जो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं? पहले से समझने वाले लोग, आप मुझे पानी की बोतल देंगे प्लीज? आप लोग समझते हैं? अच्छा, तो अगर ये लड़ाई लंबी लड़नी हो, क्या बिना समझाए बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। मतलब समझाना ही पड़ेगा ना। तो अब समझाना पड़ेगा तो बस तो समझाना पड़ेगा तो हमें घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलना पड़ेगा तो अपना काम धंधा जो है वो हाँ कर दीजिए, दांव पे रखना पड़ेगा, मतलब एक तरह से साइड में रखना पड़ेगा। काम धंधा साइड में रख देंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? बड़ा पंगा है इस धंधे में, बहुत बड़ा पंगा है जो ये काम अपन ने छेड़ा है ना। देखो इसमें क्या है, आप समाज के काम पे 24 घंटे लग जाओगे तो अपना काम नहीं कर पाओगे। समाज जब जुड़ जाएगा और अपने काम पे फोकस करोगे तो आप इतने अमीर बन जाओगे तो समाज छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर मान लो मैं आज कोई दुकान खोल लूँ, मुझे फुर्सत मिलेगी क्या सामान बेचने से? इतने ग्राहक जुड़ गए हैं पहले ही। ऑनलाइन का धंधा कर लूँ या कुछ भी काम कर लूँ, है ना, तो मैं समाज का काम नहीं कर पाऊंगा। अगर अपना बिजनेस करने लग गया तो बिजनेस अपना काम नहीं करूंगा तो फिर मैं बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊंगा? समाज के पैसे से रोटी खिलाऊंगा तो समाज के साथ धोखा हो जाएगा, है? और अपने बच्चों के हिस्से का समाज को दे दूंगा तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं, बच्चों के हिस्से का समय, बच्चों के हिस्से का पैसा, अपना कमाया हुआ या पुश्तैनी जो मेरे बाप दादाओं ने कमाया, अगर मैं वो समाज पे लगा दूंगा, आज 1 करोड़ रुपया लगा दिया मान लो बाई चांस मैंने, तो कोशिश यही रहेगी ना कि 1 करोड़ का 10 करोड़ बनाया जाए तो फायदा है, नहीं तो लगाने का फायदा क्या है? तो फंसेगा यहाँ, सच्चाई पे चलने वाला आदमी फंसेगा। तो फिर जब दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक, सच पे चलने वाले आदमी को सिस्टम रिवार्ड नहीं करेगा, 2, आप समाज का पैसे से घर नहीं चला सकते और घर की चीज़ें आप समाज को नहीं दे सकते। जो समाज के लिए काम करना है तो समाज के ही लोगों का समय, समाज के ही लोगों का पैसा, संसाधन लेकर समाज को देना, यहाँ तक तो ठीक है ना? कुछ लोग कहते हैं हमारे घर का खर्चा इतना है, अगर इतना खर्चा चल जाए तो हम फुल टाइम सोसाइटी में उतर सकते हैं। तो मेरी एक ही लाइन रहती है हमेशा कि किराए का आदमी क्रांति नहीं कर सकता भैया। अगर आप लोगों ने मुझे फिक्स सैलरी देनी चालू कर दी काम की, फिर तो ड्यूटी बजाऊंगा मैं, ये दिखाने के लिए काम करूंगा कि भैया जो सैलरी मिलती है उनको लगना चाहिए कि सैलरी दे रहे हैं, उस तरह काम कर रहा है। तो इसका सलूशन हमने कुछ सोचा कि लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे और अगर लंबा चलना है तो इसका समाधान हमें करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि समाज के लिए काम करने वालों का जो इकोनॉमिक, सोशल और फैमिली का एक सिक्योरिटी का एक मॉडल बन जाए।
सिक्योरिटी का मॉडल बने। ये हमने ट्राई किया था कुछ साथियों ने मिल करके, और हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल देखा था। मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रायल करके देखता रहता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो रिजल्ट बहुत शानदार इसके आए। तो मैंने इसको एक्सटेंड करने का प्लान किया, क्योंकि थोड़े लोगों में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बनता है और रिवार्ड भी कम मिलता है। जैसे हमने कहा कि एक नॉर्मल परिवार का घर कितने रुपए में चल जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा दिखावा ना करना हो? कितने मानते हो आप घर का खर्चा इन टोटल? हैं 10-15 हज़ार में चल जाता है ना। अब 10-15 हज़ार के लिए तो कोई आदमी समाज में नहीं उतरेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका भी आ सकता है कि पुलिस वाले उल्टा लटका के पिछवाड़ा तोड़ दें। तो ये तो भीतर का ज़मीर है जो कह रहा है कि सच की लड़ाई लड़नी है तुमको और इसी के लिए काम करना है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जब तक बंदा जिंदा है तब तक सच्चे लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इसके कस्टमर बन जाओ। अगर वो शुभ लाभ कमा रहा है, शुभ लाभ कौन सा है? जिसमें वो उत्पाद आप बेच रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़बान भी हो सकती है, मतलब टीचर हो आप अगर मान लो, तो वो भी उत्पाद बेचना है जो आपकी सर्विस है वो, कि आप यदि वो उत्पाद बेच रहे हो जिससे जो बिल्कुल रॉ मटेरियल जहां से उठाया है वहां से लेकर और जिस आदमी ने आपका उत्पाद खरीदा है वहां तक किसी का भी नुकसान ना होता हो, पर्यावरण का नुकसान ना होता हो, समाज के किसी अंग का नुकसान ना होता हो, तो फिर हम आपके परमानेंट कस्टमर बनने को तैयार हैं, हम आपका सामान बेचने को तैयार हैं। क्यों जी? ये शुभ लाभ है ना, कि खरीदने वाले को भी लाभ और बेचने वाले को भी लाभ, वही शुभ लाभ है। आप अगर पेस्टिसाइड बेच रहे हो वो शुभ लाभ नहीं है। आप यदि पैकेट वाला कोई खाना बेच रहे हो वो शुभ, क्योंकि पैकेट में तो वो चीज जाएगी जिसमें प्रिजर्वेटिव में लाना पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव में लाने का मतलब है बॉडी खराब करना, मतलब जहर बेचना। तो पैकेट वाला भोजन बेच रहे हो तो जहर बेच रहे हो। असली भोजन जो होता है वो तो भैया घंटे भर में खराब हो लेता है। फिर भी कोई चीज़ है, अचार के जैसी चीज़ है, अगर ऐसा कोई चीज़ डाल के तेल वगैरह से उसको थोड़ा बहुत रखा जाए, वो चीज़ों की भी अपनी एक लिमिट है ना। ये नहीं है कि आपने अनाज का आटा बनाया था और वो 6-6 महीने चल जाए, वो तो 15 दिन में ख़राब हो जाता है अगर जो आपका ओरिजिनल सामान है तो फिर हमने कहा कि अब एक ही आदमी का सारा सामान बिक जाएगा तो बाकी का आदमी भी काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। तो हमने कहा हम एक ऐसा मॉडल बना लेते हैं कि एक व्यक्ति को 30 कस्टमर मिल जाएं। 30 कस्टमर रोज का, यानी महीने में एक दिन अगर मैं अपने घर का सामान खरीद रहा हूं, अगले दिन दूसरा खरीद रहा है, अगले दिन तीसरा, तो भूखा मर जाएगा क्या? अगर एक आदमी के पास 30 बंधे हुए कस्टमर हों तो उसका रोजी रोटी आराम से चल सकती है। यानी वो बंदा अपना महीने का सारा सामान उसे एक ही बंदे से खरीदा, तो 30 दिन के 30 लोग हो गए। मुझे बताते रहिएगा आप कि मैं गलत हूं कि सही हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। इसका 30 का 40 कर लेंगे, अपने का क्या लग रहा है? अगर ज्यादा हो रहा है तो 20 कर लेंगे, अपने को कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि एक आदमी 30 लोगों के अपनी टीम बनाएगा मोर्चे में, और वो 30 लोग, उन 30 में से अलग अलग काम करने वाले लोग हों तो बहुत बढ़िया है। कोई चमड़े का काम करता हो, कोई नाई हो, कोई है टीचर हो, कोई किसी की किराने की दुकान हो, किसी का घी का कारोबार हो, किसी का दूध का कारोबार हो, कोई दूसरे प्रोडक्ट जो कोई जैसा भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपनी टीम बनाई 30 लोगों की, तो वो 30 लोग आपके कस्टमर हो गए, और उन लोगों को अब बनानी है अपने 30 लोगों की टीम, क्योंकि उनको भी अपने कस्टमर चाहिए। तो वो 30 लोग भी हैं, 30 क्रांतिकारी भी हैं, और हर एक ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के रिवार्ड का सिस्टम भी हम लोग चालू कर रहे हैं कि भैया हम जो लोग समाज के अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि अब 30 लोगों की टीम को अगर आप मैनेज कर रहे हो, ना तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ना आपको आप कहीं बाहर जाना पड़ेगा,
ना आपको कोई बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्यों? बहुत ज़्यादा समय केवल उनको देना पड़ेगा जो स्टेट लेवल पर दौड़ रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, या फिर सिर्फ उन्हीं को देना पड़ेगा। आपको 30 ही लोग संभालने हैं, फ़ोन करके 30 लोगों को कितना, एक बंदे पे 5 मिनट लगाओगे तो 2 घंटे में 30 लोग मैनेज हो जाएंगे। रोज़ रोज़ वैसे भी नहीं करना होता ये काम हमें। गलत कि सही? बताइए। सही। मतलब एक बंदा 30 लोगों की टीम, तो उसके 2-3 फायदे हैं। पहला, देवेंद्र जैसा आदमी कभी भी चौड़ा नहीं हो पाएगा, आपकी भावनाओं को, किसी की भावनाओं को बेच नहीं पाएगा कि लाखों लोग जुड़े थे और उसने जो है ना जा करके फिर राघव चड्ढा की तरह भाजपा ज्वाइन कर ली। मतलब आप देखो देश में ना बड़े उदाहरण बन रहे हैं। अगर कोई देश में सबसे झूठे आदमी का एग्जाम्पल देने लगे तो किसका नाम देगा? गुजरात वाले भी अपने वाले का ही नाम ले रहे हैं। अगर कोई सबसे बड़े गुंडे का नाम लेगा तो किसका लेगा? किसका? तड़ी पार का। झूठा जो है वो आदमखोर है और जो गुंडा है वो तड़ी पार है। अच्छा देखो, अगर कोई महिलाओं की जासूसी करने में अगर किसी का नाम आएगा तो किसका आएगा? है कि नहीं? अच्छा, अब इसी कड़ी में अगर कोई सबसे बड़े दगाबाज का नाम आएगा, धोखेबाज का, जो चीट करके भागा, तो उसके लिए अब आजकल नाम आ रहा है राघव चड्ढा का। गए तो उसके साथ, बेचारे के साथ 7 और हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश मॉडल है। ये होता क्यों है? ये असल में क्यों होता है? देखो, राजनीतिक गलियारों में पार्टियां ज्वाइन करना और पार्टियों बदलना, पहले कुछ बयान देना, बाद में कुछ बयान देना, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको बना रही है और इसको जनता में चर्चा का विषय बन रहा है। ये इसलिए बन रहा है ताकि अपना समाज चीटिंग को नॉर्मलाइज कर दे, न्यू नॉर्मल मानने लग जाए। लेकिन हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमें स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है कि तुम वहां बैठ गए हो, तुम चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रेपिस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गुंडों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप समाज को तोड़ने वाला कोई भी प्रकरण वहां चलाने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करके तुम उसे टिकट दे करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो मर्जी बना लो, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमको स्पष्ट करना और करते रहना पड़ेगा ताकि कुछ तो लोगों का ज़मीर जिंदा रहे, या जिनका ज़मीर जिंदा होने की दिशा में चल रहा है वो कम से कम आकर के हमारे साथ जुड़ तो सके। और इसीलिए चिल्लाना ज़रूरी है कि हम लोग इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे। दूसरा, जब हमने 30 लोगों को जोड़ लिया तो क्या वो 30 लोग सुबह से लेकर रात तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भाई। आपको अपना जीवन भी जीना होता है, आपको हंसी मजाक भी करना है, आपको मतलब कुछ भी करना हो सकता है। बैठ जाए। बैठते हैं थोड़ी देर में। तो आपको जो है वो कुछ ना कुछ और काम भी करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करना होगा, क्योंकि ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे लोग बोल रहे हैं वो एक नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव सा भाव देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर जनता सरकार मोर्चा कहने लगे कि भैया हमें तुम्हारा प्रेमिसेस यूज़ करना है, तो उनको लगेगा ये सरकार विरोधी लोग हैं, ऐसा लगेगा। हमको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम सरकार विरोधी लोग हैं, क्योंकि विरोध तो नेगेटिव आदमी कर रहा है। हमको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। जिन लोगों को पहले से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पता है और मोर्चे की पुरानी वीडियोस देखी हुई है, उन लोगों के अलावा जो बाकी के लोग यहाँ आए हैं, वो लोग, कुछ लोग तो जुड़ने के लिए आए हैं, कुछ लोग चीज़ों को समझने के लिए आए हैं। तो हम चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड में समझाएंगे भी, और साथ के साथ अब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि 4 साल से ऊपर का समय हो गया है हमको इस मुद्दे पर यह समझाते हुए कि समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। मुझे ऐसा लगता है और हमारे साथियों को भी ऐसा लगता है कि
हम ये रोना रोते रहें या इसके ऊपर अब प्रैक्टिकल भी करने चालू करें, क्योंकि जिन लोगों को अब तक समझना था वो समझ चुके। अब वो जो लोग समझ चुके वो भी बोल नहीं रहे हैं। पुनीत ने बताया ना कि वो अपने दोस्तों को 1 बाय 1 समझा चुका है, वो उससे सहमत हो चुके हैं, लेकिन ग्रुप में बोलने की हिम्मत नहीं है कि हाँ पुनीत तुम ठीक बोल रहे हो। इसी तरह से आप भी जब आप बैठोगे वहां अपने लोगों को समझाओगे तो वो बोलेंगे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये उनकी बड़ी मतलब इशू रहता है। फिर हमें भारत को भी समझना पड़ेगा, भारत के लोगों को भारत को समझे बिना आप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। भारत की लड़ाई, भारत क्या है, अगर हम इस मामले में, मैं खाली इस मामले की बात कर रहा हूं, इस मामले में भारत की मानसिकता क्या कहती है। भारत बहुत ही ईमानदार लोगों का देश है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोगों का देश है। वो हर चीज़ को व्यापार में नहीं देखता है, वो हर किसी के साथ प्रेम से रहना चाहता है और कुछ ना कुछ बेहतर ही करना चाहता है। ये भारत के आदमी की बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके नेचर में धोखा नहीं है। अगर कोई भारत की परंपरा का आदमी धोखा कर भी रहा है तो उसे वो धोखा कचोटता है। वो गौतम अडानी की तरह जो है ना लोगों का खून करके भी ऐसे इत्मीनान से नहीं जी पाता है। वो भोपाल गैस त्रासदी जैसा काम करके भी इत्मीनान से नहीं जीत पाते। ये कंपनियां ही कर सकती हैं, ये आदमी नहीं कर सकता भारत का। तो भारत का आदमी असल में भारत का आदमी असल में, अरे पुनीत इसको संभालिए जरा, मैं बैठ लेता हूँ ना, इसको सेट कर दे, नीचे नीचे कर दे, बस ऐसे ही कर दे नीचे, दोबारा से कर दे चालू।